जैसे आपने जोशीमठ का पहले जिक्र किया, जोशीमठ क्या है? सिंपल बात है, जोशीमठ एक पैराग्लेशियल जोन है। 2004 से लगातार हिमालय के तमाम हिस्सों में और दूसरे हिस्सों में ब्लास्टिंग हो रही है। तो एक तरह से गांधी ने कहा था या कोई भी बड़े बड़े जो पीर फकीर ने कह गए हैं कि उतनी जरूरत जितनी है उतना इस्तेमाल करें। इसका ग्लास है, मेरे हाथ में है, तो इसके बाद आप मुझे एक लोहे का ग्लास दे देंगे, उसका मरकरी का ग्लास दे देंगे, तो भारी होता जाएगा। एक स्थिति के बाद मैं कहूंगा कि अब सस्टेनेबल नहीं है मेरे लिए, मैं इसको नहीं, इस बोझ को झेल सकता। इससे एक स्थिति, एक थ्रेशोल्ड के बाद ये जरूरी है, एक थ्रेशोल्ड के बाद ये धोखा है। अगर हमारा लाइफस्टाइल सस्टेनेबल नहीं है तो आप कितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आइए, कितने भी सोलर पैनल ले आइए, कितने ही विंड मिल ले आइए, वो कहां से आएंगे? दुनिया भर में एक सवाल उठता है कि आखिर क्लाइमेट चेंज पर किस तरीके से तमाम देश मिलकर एकजुटता के साथ ये तय करें कि आखिर भविष्य को बेहतर बनाना है। और पर्यावरण को लेकर लगातार सवाल भी उठते रहते हैं, एक देश दूसरे देश पर लगातार आरोप भी लगाता रहता है और शायद यही सवाल हर जगह उठता हुआ नजर भी आता है। लेकिन जब बात भारत की आती है, विकसित होते भारत की आती है, तब हम कहते हैं कि लगातार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि देश को प्रगति की ओर अग्रसर करें, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब के बीच क्लाइमेट चेंज जैसी स्थिति नज़र आती है, जहाँ पर ये हालात नज़र आते हैं कि विकसित होती परिस्थिति में सब कुछ बिखरता हुआ नज़र आता है। तो मैं हूँ वरुण सिन्हा और आज आपको क्लाइमेट चेंज पर वो असल तस्वीर दिखाने का प्रयास करूँगा जिसे देखकर आप खुद कहेंगे शायद हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत हद तक पीछे कुछ गलत करते जा रहे हैं। और मेरे साथ रहने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार हितेश जोशी, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज पर लगातार 2 दशकों से ज़्यादा काम किया है। हर कोई उनको जानता भी है और शायद पत्रकारिता जगत में वो ऐसे नाम हैं जिन्होंने पर्यावरण पर ये समझाने का प्रयास किया कि सबको समझना होगा, काम करना होगा और ये काम इस तरीके से होगा कि सरकार अभी से गाइडलाइंस के हिसाब से काम करे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम बात जब क्लाइमेट चेंज की करते हैं, हम कहते हैं कि परिस्थितियाँ बहुत ख़राब होती नज़र आ रही हैं, दुनिया भर के लोग इस पर सवाल उठाते हैं। आपके हिसाब से अभी की तस्वीर क्या है और भारत के हिसाब से अभी कितना आगे हमें इस बारे में सोचना है? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में दोनों बातें कही हैं, पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज। अब इसमें एक सिचुएशन ये है, थोड़ी सी डिफिकल्टी की, क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण दोनों बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत उसमें एक डिवाइडिंग लाइन भी है। क्लाइमेट चेंज जो है एक स्लो ऑनसेट है, जो कि अब बहुत फास्ट तेज, जिसकी रफ्तार बहुत तेजी से हो रही है कि कैसे पर्यावरणीय और मौसमी बदलाव आ रहे हैं। और पर्यावरण में ह्यूमन एंड रिसोर्सेज सब कुछ आ जाते हैं, यानी आप और मैं, हमारे आसपास जो फ्लोरा और फोना, वनस्पतियां और जंतु हैं, सॉइल, वाटर, हवा, सब कुछ क्लाइमेट है, ये मिलके बनाता है। लेकिन जब हम ये पर्यावरण बनाता है, जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट इज समथिंग कि ब्राजील का क्लाइमेट कुछ होगा, यहाँ का क्लाइमेट कुछ होगा, ग्लेशियर जोन का क्लाइमेट कुछ होगा, मरीन का क्लाइमेट कुछ होगा, डेजर्ट का क्लाइमेट कुछ होगा, मतलब रेगिस्तान, तटीय इलाके, हिमनद, ये सब अलग अलग क्लाइमेट के हैं। इनमें जो बदलाव आ रहा है उसके लिए पर्यावरण में जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं वो जिम्मेदार है। तो आपका जो सवाल है उसका पहला और संक्षेप में जवाब आगे आप और पूछेंगे वो ये है कि इसको डील करने के लिए हमको सबसे पहले सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चाहिए। मतलब लोग आज कहते हैं ना कि ग्रीन एनर्जी करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे, ये सब एक तरह से एक स्थिति, एक थ्रेशोल्ड के बाद ये जरूरी है, एक थ्रेशोल्ड के बाद ये धोखा है। अगर हमारा लाइफस्टाइल सस्टेनेबल नहीं है तो आप कितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आइए, कितने भी सोलर पैनल ले आइए, कितने ही विंड मिल ले आइए, वो कहां से आएंगे? वो इस धरती से ही आएंगे। देखो, और उसके लिए माइनिंग करेंगे और उसके लिए आप वो सब करेंगे जो अभी फॉसिल फ्यूल के लिए कर रहे हैं, यानी अभी जीवाश्म ईंधन जिसको हम दुश्मन मानते हैं, जो है दुश्मन। तो आप एक दुश्मन को छोड़ा, दूसरे दुश्मन के साथ बैठ गए। तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, जो एक तरह से गांधी ने कहा था या कोई भी बड़े बड़े जो पीर फकीर ने कह गए हैं कि उतनी जरूरत जितनी है उतना इस्तेमाल करें। पैदल चल सकते हैं तो पैदल चलें, अगर आपको भूख नहीं लगी है तो मत खाएं, खाना जरूरी नहीं है। लेकिन आजकल क्या है कि आप बहुत सारा खाना खाने के बाद, बहुत सारी शराब पीने के बाद, बहुत सारा मांस खाने के बाद आदमी सोचता है कि अगली सुबह और खाऊं, क्योंकि शरीर को इतनी जरूरत नहीं है। उसके पास चलने के लिए पार्क है, बहुत पास में मेट्रो स्टेशन है, लेकिन वो कार से चलना चाहता है। तो ये सस्टेनेबल लाइफस्टाइल नहीं है। सस्टेनेबिलिटी को जब तक हम नहीं, और ये जितने भी आगे आप सवाल पूछेंगे आप देखिएगा, ये मूल मंत्र है सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की, क्योंकि आपने वहाँ बहुत काम किया, आपने हिमाचल में काम किया, आपने देश के हर एक कोने में काम किया और स्टोरीज के जरिए दर्शकों को समझाने का प्रयास किया कि आखिर किस तरीके से चीज़ों में बदलाव हो रहा है। मेरा सवाल है कि अगर मैं उत्तरकाशी की बात करूँ, मैं जोशीमठ की बात करूँ, वहाँ कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, खासकर जोशीमठ की ऐसी तस्वीर थी जिन्होंने ये समझने और समझाने का प्रयास किया कि
कितना बदलाव हुआ है? प्रकृति ने एक अचानक समझा दिया कि हम अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। कैसे ये सब कुछ हुआ? क्या बहुत ज़्यादा बसावट या कुछ और कारण? देखिए, इसमें फिर वो है कि अगर ये पानी का ग्लास है, मेरे हाथ में है, तो इसके बाद आप मुझे एक लोहे का ग्लास दे देंगे, उसका मरकरी का ग्लास दे देंगे, तो भारी होता जाएगा। एक स्थिति के बाद मैं कहूँगा कि अब सस्टेनेबल नहीं है मेरे लिए, मैं इसको नहीं, इस बोझ को झेल सकता। ठीक है, यही सस्टेनेबिलिटी है। तो हिमालय में क्या हो रहा है कि जैसे हम चाहते हैं कि निजामुद्दीन में पूना निजामुद्दीन हाईवे बने हमारा, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा पूना मुंबई एक्सप्रेस वे बने, तो वैसा ही हाईवे हम चाहते हैं कि जोशीमठ और रुद्रप्रयाग के बीच में बने। वैसा ही हाईवे हम चाहते हैं कि देहरादून और उत्तरकाशी के बीच में बने, विच इज नॉट सस्टेनेबल। तो इसीलिए सब सड़क बनाने के बारे में जो लोग बोलते हैं, हमारे जैसे लोग या आपके जैसे पत्रकार जब बोलते हैं कि ऐसी सड़क सस्टेनेबल नहीं होगी, तो अचानक कुछ लोग कहने लगते हैं कि नहीं, ये डेवलपमेंट के खिलाफ है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो सड़क नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं कि सड़क को इस तरह से बनाओ कि वो उस क्षेत्र के क्लाइमेट और उस क्षेत्र के पर्यावरणीय और जियोलॉजिकल उससे टिकी रहे। जैसे आपने जोशीमठ का पहले जिक्र किया, जोशीमठ क्या है? सिंपल बात है, जोशीमठ एक पैराग्लेशियल जोन है, यानी वहां कभी ग्लेशियर था, वो ग्लेशियर पिघल के पीछे हट गया सैकड़ों हजारों लाखों साल पहले, और उसकी जगह पे अब उस ग्लेशियर का मलबा बचा हुआ है। उस पे लोगों ने आके रिहाइश बसा दी, लोग उसमें आके रहने लगे। तो अब उस जगह में 5000 लोग रह सकते थे, लेकिन आज वहां 25000 लोग रह रहे हैं। 5000 भी उन्होंने बड़ा नंबर बोला। तो ये बात हमें आज थोड़ी पता थी। 1970 में एमसी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट वही कह रही थी, और चंडी प्रसाद भट्ट और जो बाकी लोग चिपको आंदोलन चला रहे थे वो भी एक बार कह रहे थे। एमसी मिश्रा की कमेटी बहुत पढ़ी लिखे और बड़े रिसर्चर और वैज्ञानिक लोग थे। चंडी प्रसाद भट्ट के लोगों के पास अपना प्राकृतिक ज्ञान था, जिसे हम कहते हैं, लेकिन दोनों सेम बात कह रहे थे कि इस जगह खतरा है, लेकिन हमने उसे नहीं सुना क्योंकि हमें ठेकेदारों, कंपनियों और अपना भी लालच है। तो हम मंदिरों को भी हमने एक बिजनेस सेंटर में बदल दिया। तो अभी भी जो हो रहा है, अच्छा, और 20 साल पहले आपने कहा कि जैसे मैं 2 दशकों से 25 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और चीजें भी करता हूं पर क्लाइमेट का, तो आप अगर देखिए, अगर 2004 की मुझे अच्छी सी याद है, और जिस चैनल में मैं काम करता था उन्होंने मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी वो विजुअल्स प्ले की है जब जोशीमठ हुआ, तब मैंने पिक्चर्स ली थी अपने कैमरे में कि तब भी वो 2004 से लगातार हिमालय के ब्लास्टिंग हो रही है और दूसरे हिस्सों में ब्लास्टिंग हो रही है। जबकि सुरंग बनाने का, सड़क बनाने का सही तरीका है कि आप उसे या तो सुरंग बनाए तो टनल बोरिंग मशीन होती है टीबीएम, उससे बनाएं, और अगर आपको सड़क बनानी है तो हाफ कट हाफ फिल मेथड कहते हैं, ये जियोलॉजिस्ट आपको बताएंगे, मैं बहुत टेक्निकल टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, कि आप सड़क में जितना पहाड़ काटते हैं, एक एंगल ऑफ रिपोज होता है, एक ढलान के साथ जितना पहाड़ काटते हैं उसकी ही मिट्टी और पत्थर से बाकी सड़क बनाएं, उसको नदी में न फेंके। तो वो एक सस्टेनेबल तरीका होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीजें, इसमें पैसा लगता है, टाइम लगता है। ठेकेदारों को चाहिए फटाफट और लोगों को भी चाहिए। वो आज इस बार केदारनाथ जाता है और अगली बार जाके वहां से पिक्चर पोस्ट करता है कि बहुत अच्छी रोड बन गई है, और वही आदमी 2 महीने बाद उसके परिवार का कोई व्यक्ति वहां फंसा होता है लैंडस्लाइड में। तो वही नहीं, क्योंकि वो सड़क जो बनाई है वो एक तरह से चमचमाती हुई सड़क है जिसका कोई बेस नहीं है। जैसे हम लाते हैं ना बाजार से कोई चाइनीज माल लाते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगता है तो पड़ोसी का दिल जलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज ले आया, लेकिन 2 महीने बाद वो माल खराब हो जाता है क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। अगेन उसमें पैसा नहीं लगा है, उसमें माल ठीक नहीं लगा है। तो और अभी तो पर्यावरण नियमों की जैसी अनदेखी उत्तराखंड में हुई है या तमाम जगहों में हो रही है, और किसी एक सरकार की बात नहीं, किसी में ज्यादा होती थी, अभी किसी में कम होती थी, किसी में ज्यादा हो रही है। तो अभी भी तो, और दूसरी चीज पत्रकारिता की आती है। पत्रकारिता वाले में हम लोग जाते हैं और हम विक्टिम बेस्ड नैरेटिव खड़ा करते हैं कि लोगों के घर बर्बाद हो गए, फसल बर्बाद हो गई, किसान बर्बाद हो गई, ऐसी कहानियां देखते हैं आप पर्यावरण में। लेकिन असली कहानी क्या होनी चाहिए, किसकी वजह से बर्बाद हुई, वो कहने में लोग डरते हैं। वो कहना चाहिए इस कंपनी की वजह से बर्बाद हुई, इस ठेकेदार की वजह से बर्बाद हुई। तो ठेकेदार नेता को भी पैसा दे रहा है, ठेकेदार बदकिस्मती से मीडिया को भी पैसा दे रहा है, ठेकेदार सबको पैसा दे रहा है, कंपनियां सबको पैसा दे रही, तो वो चीज बाहर नहीं आ रही। तो हम आज भी ये कह रहे हैं, देखिए दिन रात आप और हम दोनों चाहते हैं कि सारे मजदूर निकल जाएं उत्तरकाशी में फंसे हुए, और निकलने भी चाहिए और निकलेंगे भी। लेकिन सारे टीवी चैनल, मैं टीवी चैनलों को कोई दोष नहीं दे रहा हूं, सारे लोग क्या कह रहे हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है और बहुत अच्छा सरकार बैठी हुई है वहां, पर ये कोई नहीं कह रहा कि वो मजदूर वहां पर क्यों हैं, वो वहां क्यों फंसे हैं। वो इसलिए फंसे हैं क्योंकि आपने ना तो जियोलॉजिकल सर्वे कराया, ना आपने सॉइल का असेसमेंट कराया, ना आपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इस्तेमाल किया है, तो इन चीजों आपने ब्लास्टिंग भी की। तो ये सारी चीजें
मैं ये कंक्लूसिवली नहीं कह रहा हूं, पर ये सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। लेकिन ये सवाल कोई उठा रहा है, अभी बंद होगा परसों जब हमारा कार्यक्रम आप जब भी पब्लिश करें उसके बाद 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट के बाद क्या होगा, लोग भूल जाएंगे, वो चुनाव की बात चलेगी। फिर जब अगली बार कुछ होगा तो लोग जाएंगे, कहेंगे बहुत अच्छा काम हुआ, ये लोगों को मुआवजा मिल गया। लेकिन वो बात नहीं करेंगे कि जोशीमठ में ऐसा क्यों हुआ। आपको पता है कि जोशीमठ के कुछ दिनों बाद में बद्रीनाथ में था, बद्रीनाथ में भी वही हो रहा है जिसके कारण जोशीमठ हुआ। प्लास्टिंग हो रही है, नदी को का बहाव बदला जा रहा है, ये सब करा। तो ये कहते हैं कि हम लोग जो है, जैसे जो साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने कहा था ना कि हिंदुस्तान जो इंसान जो है अपनी कब्र के रास्ता खुद तैयार कर रहा है, उसको मारने की जरूरत नहीं है। तो वही बात पर्यावरण में हम देख रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज में आगे हम बात करेंगे, वो इसी का डेरिवेटिव है। अच्छा, आपको लगता है, आप तो क्योंकि आपने हमेशा केदारनाथ से ऊपर जो जगह है वहाँ भी आप चौराबरी लेक वहाँ तक आप गए, आपने कितने सालों में ये बदलाव हुआ कि वहाँ पर अब बर्फ़ पड़नी कम हो गई है? कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि पिछले 15-20 साल में बर्फ़ नहीं पड़ रही, और जो ग्लेशियर है वो गौमुख की स्थिति आप सबसे बेहतर जानते हैं कि कैसे वो पीछे होता चला गया। आज स्थिति ये है कि कहते हैं कि गौमुख वाला शेप ही नहीं बचा है। तो आपको लगता है कि ये एक तरीके से इंडिकेशन है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है? मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि अभी इसी हफ्ते थर्सडे से दुबई में, यूएई में एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो सालाना होती है वो शुरू हो रही है, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। दुनिया भर की 200 देशों की सरकारें वहां इकट्ठा होती हैं, और वो इस बात पे चर्चा कर रही हैं कि धरती के तापमान को 2 डिग्री, तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से कैसे रोका जाए। उसका मतलब यह कि 1850 को हम थ्रेशोल्ड लेते हैं, 1850 में जो तापमान था धरती का, उससे 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है 17 नवंबर को इसी साल वो थ्रेशोल्ड ऑलरेडी क्रॉस हो गई। लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में जब तक कि वो लंबे समय तक क्रॉस न रहे, है ना, यानी मैं आया स्टूडियो के अंदर और 1 सेकंड के अंदर बाहर निकल गया, 1 मिनट के अंदर, तो ये नहीं माना जाता उसमें कि मैं स्टूडियो में आया। जब तक मैं यहाँ 2-4 घंटे या 2 दिन ना बैठूं तब माना जाता। तो वो अभी तो थ्रेशोल्ड फिर नीचे चले जाएगा, लेकिन एक बार वो क्रॉस हो चुकी है। तो जिससे हम बचने की बात कर रहे हैं, वो समस्या हमारे सर पे ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया। मेरा सब सवाल ये था कि किस तरीके से अगर गौमुख की बात करें, हाँ, जैसे आपने, हाँ, तो ग्लेशियर्स की जो बात की, तो टेम्परेचर जब इतना बढ़ गया है तो ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। और अभी कुछ वक्त पहले जो एक साइंस रिपोर्ट आई थी, गार्डियन ने भी उसे छापा था और तमाम बड़े अखबारों ने उसे छापा था कि हिमालय अब डबल स्पीड से पिघल रहा है। हाँ, राइट। और हमारे यहाँ ये बताया गया हमें कुछ साल पहले कि गंगोत्री के ग्लेशियर पिघलने कम हो गए। पिघलने कम नहीं हुए थे, उनके पिघलने की रफ्तार कम हुई थी, लेकिन वो भी कुछ वक्त के लिए। अगर आप, तो अभी जो हो रहा है बहुत कुछ कि गंगोत्री के जो हरसिल के आगे जो पूरा सेंचुरी है, उसके जंगल काटे जा रहे हैं। अब ये क्या करते हैं ग्लेशियर, ये जंगल जो है ग्लेशियर की एक शील्ड की तरह काम करते हैं। हिंदुस्तान में, माफ कीजिए, हिंदुस्तान की जो रेंज है पाकिस्तान से लेकर अरुणाचल तक, उसमें हिंदुकुश से लेकर अरुणाचल तक, उसमें 10,000 छोटे बड़े ग्लेशियर हैं। और ये देश की 40 करोड़ आबादी के लिए, राइट, जो है वो पानी की और कृषि की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उनका ज़्यादातर पानी ग्लेशियर से नहीं आता है, जंगलों से आता है। तो हम ग्लेशियरों को भी ख़त्म कर रहे हैं, हम जंगलों को भी ख़त्म कर रहे हैं। और दूसरी बात जो सबके दिमाग में है कि डेवलपमेंट का क्या होगा। इन्वायरमेंट एक एसेट है, ये बात को समझाने में मतलब आप अपना सर भी फोड़ लेंगे तब भी लोग नहीं समझते। इन्वायरमेंट एक एसेट है। अब एक साइंटिफिक रिपोर्ट आपको बताती है कि अगर हमने अपने इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ न की होती, या हमारे पास 1970 से लेके 2014 तक के आंकड़े, वो रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो उसमें वो आंकड़े बताते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट इंडिया को न झेलने पड़े होते तो आज इंडिया की जीडीपी जितनी है उससे 30% ज्यादा होती। इंडिया की जीडीपी को 20 से 25% का लॉस 2050 तक होगा क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स की वजह से। क्यों? एक साइक्लोन आता है तो आपको कितने लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, उनकी नावें डूब जाती हैं, उनके घर तबाह हो जाते हैं, उनको फिर मुआवजा देना पड़ता है, उनके रोजगार चले जाते हैं। तो क्लाइमेट इज ए एसेट। अगर आपका क्लाइमेट अच्छा होगा, आपका एनवायरमेंट अच्छा होगा। अब देखिए आज दिल्ली की हालत ये है और बहुत सी जगहों की, वहां इतना वाटर ड्रिल किया जा चुका, वाटर निकाला जा चुका है बाहर, कि अब वहां पर बड़े प्लेन उतरने में खतरा है, कभी वो धंस सकती है जमीन, क्योंकि हाइड्रोलिक एक रेजिस्टेंस होता है ना, जमीन के नीचे पानी है, वो आपको सस्टेन करती है धरती को। तो वो सारा पानी आपने निकाल लिया, आप मल्टी टावर 40-40 मंजिला खड़े कर रहे हैं और उसी जगह से पानी निकाल रहे हैं जिसपे वो जमीन पे, वो बुनियाद पे वो खड़ा है। मतलब ऐसी कोई मूर्खता जैसी होती है ना कि आप जिस डाली पे खड़े हैं उसी डाली को काट रहे हैं। तो ये चीजें बहुत समझने की बात है, क्योंकि पानी का रिप्लेनिशमेंट वैसे ही कम हो गया। बिल्कुल,
क्योंकि हमने एक काम और किया है गलत, क्या कि हमारे जो अर्बन स्ट्रक्चर है, हम क्लाइमेट चेंज का बहाना लेते हो, क्लाइमेट नहीं है, अर्बन स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि हमारी दिल्ली की 26% जमीन जो है वो सड़कों से भरी हुई है। तो पानी अगर बरसता भी है तो उसका रन ऑफ है, मतलब वो पानी अंदर नहीं जाता धरती के, वो बह जाता है। तो वो रिप्लेनिश तो हो नहीं रहा है, ऊपर से आप निकालते जा रहे हैं पानी। और फिर सबके घरों में, मैं बिल्कुल सिंपल भाव, सबके घरों में मेड आती हैं काम करने के लिए, हेल्प आती है। हेल्प जो है वो नल को आपने कभी देखा खुला छोड़ती है पूरे बर्तन धोते समय। मैंने अपने घर में उनको कहा है दीदी को कि आप ना पानी को उतनी देर खोला कीजिए जितनी देर बर्तन धोते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है, उनको बताने की जरूरत किसे, हमें। तो ये सस्टेनेबिलिटी का जो फलसफा है, कहीं पर भी देखें, कई जगहें ऐसी हैं राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जहां आप जाएंगे तो आपको पूरा ग्लास पानी का नहीं देते। जैसे यहाँ मुझे भैया ने पूरा ग्लास भरा हुआ पानी का दिया, मैं इसे छोड़ के चले जाऊंगा, वो फिर फेंक देंगे। होना ये चाहिए उनको थोड़ा सा पानी का ग्लास भरा हुआ देना चाहिए, मुझे जरूरत हो तो फिर और देना चाहिए। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे हम अपने घर में, मैं अपने घर में डस्टबिन के नीचे कोशिश करता हूँ कि अखबार लगाऊं, क्योंकि अखबार बायोडिग्रेडेबल है और उसको, लेकिन वो कूड़ा ले जाने वाले की ट्रेनिंग नहीं है, वो कहता भैया इसे पॉलिथीन में डाल के दो। तो एक ये है कि एंड जो चेन है उसकी भी जरूरत है कि वो कैसे वहां तक पूरा, मतलब आप सेग्रीगेट करते हैं कूड़े को, कूड़ा ले जाने वालों से मिला देता है। बेसिकली क्या है कि जागरूकता, लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आखिर वो किस तरीके से, लोगों को समझना पड़ेगा ना, सरकार को उसको करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक स्टोरी कोई आपको ऐसी याद हो, क्योंकि आपने तो नंबर ऑफ स्टोरीज करी है क्लाइमेट चेंज पर और पर्यावरण के ऊपर, कोई ऐसी स्टोरी जहां पर पहुंचकर आपको खुद लगाओ कि शायद ये तो तस्वीर बिल्कुल बदल गई, ये तो पता नहीं कब सही हो पाएगा, चाहे वो जोशीमठ हो सकता है या कोई ऐसी तस्वीर आपको याद हो जहन में जो आप बताना चाहें? जोशीमठ तो, और ये तो हमने काफी वक्त से, मैं तो पैदा ही हिमालय में, मतलब ये हुआ पहाड़ में हुआ, लेकिन अगर आप देखें कि सुंदरवन चले जाएं, सुंदरवन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज है, बिल्कुल, ठीक है, उसको हमको सहेज के रखना चाहिए। अब जो क्लाइमेट चेंज समिट अभी हो रहा है ना, उसमें जितने देश छोटे आते हैं, स्मॉल आइलैंड नेशन, उतने देशों के बराबर आइलैंड्स सुंदरवन के अंदर है, उससे ज्यादा आइलैंड। और सुंदरवन क्या हो रहा है, वो डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र इसका, तो वो धंस रहा है क्योंकि समुद्र ऊपर आ रहा है, राइट। तो वहां पर जाके मैंने देखा कि मुझे एक इंसान मिला, उसने कहा कि सर मेरा घर यहाँ था, मेरा खेत यहाँ था और हमारा कब्रिस्तान यहाँ था, तो हम वो तीनों डूब गए। फिर हमने यहाँ घर बनाया, यहाँ खेत बनाया, यहाँ कब्रिस्तान बनाया, ये भी डूब गए। अब हम कहाँ जाएं? हैं? और वो जो पानी है बार बार उनके खेतों में जो भर जाता है, वो पूरी मिट्टी को सलाइन कर देता है। बिल्कुल। जो आपने देखा होगा ना कि वो जो सुंदरवन कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि बांग्ला भाषा में उसको सुंदरी कहते हैं। हाँ। जो मैंग्रोव है, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इसलिए वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। तो वो मैंग्रोव का जो फॉरेस्ट है, अब उसके लिए भी ये सस्टेन करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप मैंग्रोव को काट रहे हैं लगातार, तो फिर पानी को अंदर आने से मैंग्रोव रोकता था। बिल्कुल। अब वो अंदर आ रहा है पानी, तो उनके खेत खराब हो रहे हैं। तो लोगों ने वहां क्या किया है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज की भाषा में एडेप्टेशन कहते हैं, कि अगर मेरा कोई गला दबा रहा है तो मैं उसको लात मारूंगा ताकि वो पीछे हटे। तो एडेप्टेशन में उन्होंने क्या किया है कि वो केकड़ा फार्मिंग करते हैं, क्योंकि चावल तो उग ही नहीं रहा है, धान तो उग ही नहीं रहा है, तो वो केकड़ा फार्मिंग करके साउथ ईस्ट एशिया में भेज रहे हैं, विच इज ए गुड एग्जांपल ऑफ एडेप्टेशन। लेकिन ये भी कब तक चलेगा, क्योंकि जब डूब ही जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या मैंने सुंदरवन में देखी। ऐसा माइग्रेशन उत्तराखंड में भी है, बट टू बी ऑनेस्ट उत्तराखंड में माइग्रेशन के दूसरे बड़े कारण हैं कि वहाँ लोगों को सुविधाएं नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, तो इसलिए लोग भाग रहे हैं वहाँ से। जंगली जानवरों का खौफ बढ़ रहा है। लेकिन बहुत सारी जगह हैं जहाँ क्लाइमेट चेंज इज ड्राइविंग माइग्रेशन। अब लोग आज यूक्रेन वॉर से चिंतित हैं। आपको पता है क्लाइमेट चेंज इतनी बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि अगर बांग्लादेश, मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में डाला था, कोई उसे देखता नहीं, वो अलग बात है, तो उसमें यह था कि अगर सारे लोग बांग्लादेश के जो विस्थापित हो रहे हैं, वहाँ बहुत लाखों की संख्या में विस्थापित, और वहाँ रोहिंग्या भी हैं बाहर से, तो वो अगर इंडिया की बॉर्डर की ओर ही चलेंगे तो इतने सारे लोग आएंगे, तो इंडिया में कितना अनरेस्ट होगा। ऐसे ही सीरिया में भी जो अनरेस्ट हो रहा है, उसमें एक छोटा हिस्सा क्लाइमेट चेंज से ड्राइव भी है। अफगानिस्तान में तालिबान अगर वापस आ गया तो क्लाइमेट चेंज से जो निकल रही थी वहाँ की महिलाओं के लिए कितनी बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो तो अपनी बीमारी भी नहीं बता सकते अपने डॉक्टर को, वहाँ तो इतनी ज्यादा शरिया लॉ है। वो अपने हस्बैंड को बताते हैं, हस्बैंड फिर डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर हस्बैंड को दवाई बताता है, और हस्बैंड फिर अपनी वाइफ को बताता है उनके लिए। तो इसके ना बहुत सारे मल्टी हेडेड जो है इम्पैक्ट्स हैं, कि मतलब ये महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी खतरा है, युवाओं के लिए भी खतरा है, रोजगार के लिए भी खतरा है, शांति के लिए भी खतरा है। अच्छा, एक सवाल, चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर रेल परियोजनाएं चल रही हैं, विकास के नाम पर तमाम रोड्स बनी, आपने शुरुआती दौर में जिक्र भी किया उसका। ये बात आई शुरुआती दौर में कि 4 लेन 2 लेन हाईवे तैयार कर लिया जाएगा, ऐसे कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक
कई बार हम जब जाते हैं उत्तराखंड में और लोग गुजरते हैं तो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा लगता है कि रोड जो कल बनी थी वो आज फिर टूट गई है। तो वो ये प्रोजेक्ट जो होते हैं, आपको लगता है कई बार विकास के नाम पर चीज़ें और ख़राब कर रहे हैं, कुछ होता है या नहीं होता ये समझ में नहीं आता है। नहीं तो इस कार्यक्रम में मुझे ऐसा साउंड नहीं करना चाहिए कि कल फिर वो ऑनलाइन ट्रोलिंग शुरू हो जाए, लेकिन हाँ ये सच है कि उत्तराखंड का जो ये प्रोजेक्ट है ये 12,000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, 4 धाम यात्रा मार्ग। मतलब जब इनिशियली अनाउंस किया गया था थोड़ा और बढ़ गया होगा। 900 करोड़ रुपए इसकी इनिशियल कॉस्ट बताई गई थी, जो नेचुरली बढ़ी होगी क्योंकि इतने बार उसको सड़क बह गई। और सड़क की एक ज़रूरत थी, तो सरकार ने 2-3 कारण दिए सड़क के। एक तो ये था नेचुरली कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, विच वॉज मतलब जो कि एक बहुत ही कमज़ोर वो था कि रोज़गार देने के बहुत सारे सस्टेनेबल तरीके से चौड़ी सड़क उसके लिए ज़रूरी नहीं थी। फिर उसके बाद ये हुई कि सड़क का एक पर्टिकुलर, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई कि पर्टिकुलर 8 मीटर ऐसे कुछ वो सड़क बनी और उससे ही पर्याप्त होती है वो सड़क। लेकिन सरकार नहीं मानी, उसने कहा नहीं हमें ज़्यादा चौड़ी सड़क चाहिए, 10 या 12 मीटर ऐसे कुछ है। तो वो पूरा इंटरनेट पे जो इच्छुक लोग हैं वो पढ़ सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, जो सड़क बनाई गई अगर आप जाके देखें तो एक एंगल ऑफ रिपोज होता है कि मतलब अगर आप चावल की ढेरी बनाएं तो आप अगर उसका एंगल बढ़ाते जाएंगे एक समय ढेरी गिर जाती है। तो एंगल ऑफ रिपोज कोई भी गूगल करेगा पढ़ सकता है। तो जियोलॉजी में कि लोगों को बहुत शुरुआती क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि सड़क को आप इससे ज्यादा खड़ा नहीं काट सकते। वो एंगल ऑफ रिपोज का कहीं पालन नहीं किया गया है और स्लोप स्टेबलाइजेशन नहीं किया गया है। तो इस वजह से सड़क बार बार टूट रही है। दूसरा, ब्लास्टिंग का इस्तेमाल करना, और जो हाफ कट हाफ फिल मेथड मैंने बताया था वो उसका इस्तेमाल न होना, इसने सड़क को और ज़्यादा परेशानी वाला बना दिया। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये हुई है कि इन्होंने इसका जो रीज़न दिया वो सिक्योरिटी रीज़न दिया, विच इज़ ए फेयर इनफ रीज़न कि ये बॉर्डर का इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, दूसरी ओर चाइना जैसा पड़ोसी है जो कभी भी मतलब बहुत एक्सपेंशनिस्ट है और कभी भी हमला कर सकता है, तो हमें अपने फोर्सेस को मोबिलाइज करना है। लेकिन मैं एक सिंपल सवाल आपके दर्शकों से पूछता हूँ, चीन भारत की कौन सी सड़क से डरेगा? वो सड़क जो बहुत चौड़ी है और बरसात में या उसमें बह जाती है खराब मौसम में, या उस सड़क से डरेगा जो थोड़ा कम चौड़ी है लेकिन हर समय खड़ी रहती है? तो ये बात जो लोगों को सरकार या जो भी लोग हैं, ठेकेदार कंपनियां नहीं समझने दे रहे हैं। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि चौड़ी सड़क चाहिए। हम कह रहे हैं कि सस्टेनेबल सड़क चाहिए, इतनी चौड़ी बनाओ जिसमें आपके ट्रक जाए, सब जाए। तो ये सब चीज़ें, तो लेकिन ये एक्सपर्ट डोमेन है। मैंने इसमें एक जनरल बात की है। आई एम रेडी टू टेक आर्गुमेंट अगर कोई सामने से दूसरा आर्गुमेंट देता है। तो यानी साफ है कि सोचना पड़ेगा भविष्य के बारे में, ये तय करना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से क्लाइमेट चेंज पर, पर्यावरण पर ध्यान देना है। और शायद आपने जो समझाया उन बातों में मैं एक बात ज़रूर समझ पाया कि आम आदमी तो जानता है कि शायद हर तर्क का, हर बात का कोई ना कोई जवाब हो सकता है, उस पर सोचना चाहिए। क्लाइमेट चेंज की बात तो हमेशा जब मौसम बदलता है तभी हम करते भी हैं, चाहे वो गर्मियों की बात करें, सर्दियों की बात करें, बरसात में जब बाढ़ आती तब भी हम कहते हैं कि देखो ये भी क्लाइमेट चेंज का एक असर है। लेकिन असल बात तब है जब हम ये बातें सरकार के ज़रिए आम जन तक समझाएं और सरकारें भी मिलकर ये तय कर पाएँ कि आखिर अब इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से काम करना है। और ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है, ये वर्ल्ड का मुद्दा है, विश्व का मुद्दा है, दुनिया का मुद्दा है। तो ऐसे में बातें करना आसान है, उन चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर उतारना और उन चीज़ों को किस तरीके से आगे लेके जाना, यही बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस प्रकार के लगातार इंटरव्यूज हम करते रहेंगे अपने पॉडकास्ट में। कोशिश करेंगे कि नए माध्यम से, नई सोच के हिसाब से आपसे रूबरू होते रहें। धन्यवाद।